नमस्ते। इतिहास में ना कुछ लड़ाइयां सिर्फ हार जीत का फैसला नहीं करती, वो तो पूरे के पूरे दौर को बदल देती हैं। आज हम ऐसी ही एक लड़ाई की कहानी में उतरेंगे। पानीपत की पहली लड़ाई, वो लड़ाई जिसने हिंदुस्तान में एक बिल्कुल नए साम्राज्य की नींव डाल दी। तो चलिए इस जबरदस्त सफर को शुरू करते हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 15,000। ये थी जहीरुद्दीन बाबर की हमलावर सेना में सैनिकों की गिनती। हाँ, एक काफी छोटी सेना, पर इसके इरादे बहुत बहुत बड़े थे, पूरे हिंदुस्तान पर अपनी हुकूमत कायम करना। और अब इनके सामने जो फौज खड़ी थी, उसकी ताकत देखिए। ये थी दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोदी की विशाल सेना। लगभग 30 से 40 हजार सैनिक और तो और 1,000 जंगी हाथी। मतलब कागज पर तो ये लड़ाई शुरू होने से पहले ही एक तरफा वग रही थी। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना, कि आखिर ये हुआ कैसे? कैसे एक मुट्ठी भर सेना ने अपने से कई गुना बड़ी और ताकतवर सेना को धूल चटा दी? इसका जवाब पता है, सिर्फ हथियारों में नहीं, बल्कि एक कमाल की रणनीति में छिपा है। और आज हम उसी को समझेंगे। तारीख थी 21 अप्रैल 1526 और जगह पानीपत का वो ऐतिहासिक मैदान। सोचिए, एक तरफ था एक ऐसा हमलावर जो अपना सब कुछ दांव पर लगाकर आया था, और दूसरी तरफ एक बहुत बड़े साम्राज्य का सुल्तान। ये वाकई में एक नामुमकिन सी लगने वाली लड़ाई थी। देखिए, बाबर का इरादा शुरू में सिर्फ पंजाब तक ही था, लेकिन एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हुई कि वो सीधे सीधे दिल्ली सल्तनत से टकराने की राह पर चल पड़ा। लाहौर को जलाने से लेकर दिल्ली की तरफ बढ़ने तक हर कदम उसे बस पानीपत के मैदान की ओर ही ले जा रहा था। अच्छा, तो एक तरफ तो बाबर अपनी सेना के साथ आगे बढ़ रहा था, पर कहानी का दूसरा पहलू भी देखना जरूरी है। जिस वक्त बाबर यहां आ रहा था, उस वक्त दिल्ली सल्तनत अंदर से ही कमजोर हो रही थी, और किसी भी हमलावर के लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती थी। लोदी साम्राज्य में ना अंदर ही अंदर बहुत खींचतान चल रही थी। कई सरदार इब्राहिम लोदी से खुश नहीं थे, और सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि बाबर को हिंदुस्तान पर हमला करने का न्योता किसी और ने नहीं, बल्कि खुद लोदी के लोगों ने ही दिया था। इसमें पंजाब का गवर्नर भी था और सुल्तान का अपना चाचा भी। मतलब ये राजनीतिक गद्दारी बाबर के लिए एक सुनहरा मौका बन गई। तो चलिए अब वापस मैदान जंग में चलते हैं और जरा दोनों सेनाओं की ताकत और कमजोरियों पर नजर डालते हैं। और हाँ, ये भी जानेंगे कि आम तौर पर इस जीत की वजह क्या बताई जाती है। ये टेबल देखिए, ये फर्क बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ बाबर, गिनती में बहुत कम, पर उसके पास था वो हथियार जो लोदी के पास नहीं था, तोपें और बंदूकें। दूसरी तरफ लोदी की सेना बहुत बड़ी थी, जिसमें विशाल जंगी हाथी भी थे, पर उनके पास कोई तोपखाना नहीं था। ज्यादातर यही माना जाता है, और ये कुछ हद तक सच भी है, कि जीत का सेहरा बाबर की तोपों के सर बंधा। तोपों की वो जोरदार आवाज उसने लोदी के हाथियों को ऐसा बिदखाया कि वो पलटकर अपनी ही सेना को कुचलने लगे। ये यकीनन एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। ये तो बस एक हिस्सा था। सिर्फ तोपों के दम पर इतनी बड़ी लड़ाई नहीं जीती जा सकती थी। असली जीत का राज, वो सीक्रेट वेपन, कुछ हो रही था, और वो था बाबर का दिमाग। अब हम बाबर की उस असली प्रतिभा की बात करेंगे, जिसने इस नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। उसकी वो कमाल की, पहले कभी ना देखी गई जंगी चालें। बाबर की पहली रणनीति थी तुलुगमा। इसमें वो अपनी सेना को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देता था। इसका मकसद ये था कि दुश्मन को सिर्फ सामने से नहीं, बल्कि घूमकर किनारों से और पीछे से भी घेरा जाए। इस एक चाल ने उसकी छोटी सी सेना को बहुत खतरनाक बना दिया। और उसकी दूसरी कमाल की चीज थी अराबा, जिसे वो ओटोमन डिवाइस भी कहता था। सोचिए, उसने लगभग 700 बैलगाड़ियों को रस्सियों से बांधकर एक दीवार सी खड़ी कर दी, और इन गाड़ियों के पीछे उसके तोपची और बंदूकची एकदम सुरक्षित थे, जहां से वो आराम से दुश्मन पर निशाना साध सकते थे। ये एक तरह का चलता फिरता किला था। और अब देखिए कि ये दोनों रणनीतियां मिलकर कैसे एक घातक जाल बनाती थीं। लोधी की सेना जैसे ही आगे बढ़ी, वो सीधा जाकर बाबर के अराबा यानी गाड़ियों के किले से टकराकर रुक गई। और जैसे ही वो वहां फंसी, बाबर ने तुलुगमा का इस्तेमाल करके अपने घुड़सवारों को किनारों से हमला करने भेज दिया। अब लोधी की सेना सामने से तोपों और दोनों तरफ से घुड़सवारों के बीच बुरी तरह से फंस चुकी थी। पर एक मिनट, ऐसा मत सोचिए कि ये कोई एक तरफा या आसान जीत थी। सच तो ये है कि ये लड़ाई बहुत ही ज्यादा करीबी थी, और एक हैरान करने वाला फैक्ट इस बात का गवाह है। ये बात दिखाती है कि बाबर की रणनीति कितनी सटीक थी।
अगर लड़ाई जरा भी लंबी खिंच जाती तो शायद नतीजा कुछ और ही होता। बाबर के सैनिक बुरी तरह थक रहे थे और उसके पास कोई बैकअप फौज भी नहीं थी। उसकी जीत पूरी तरह से उसकी प्लानिंग की तेजी और सटीकता पर टिकी थी। तो पानीपत के मैदान पर मिली उस एक जीत ने हिंदुस्तान का नक्शा और उसकी तकदीर हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। ये सिर्फ एक लड़ाई का अंत नहीं था, ये तो एक नए ताकतवर साम्राज्य के युग की सुबह थी। लड़ाई का नतीजा, इब्राहिम लोदी मैदान में मारा गया और उसके साथ ही दिल्ली सल्तनत का सूरज भी हमेशा के लिए डूब गया। इसी राख से उदय हुआ मुगल साम्राज्य का, जिसने अगले 300 सालों तक हिंदुस्तान पर राज किया। और लोदी के सरदार, उन्होंने भी हवा का रुख देखा और फौरन पाला बदलकर नए विजेता के साथ हो लिए। पानीपत की पहली लड़ाई हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या जंग सिर्फ संख्या और ताकत के दम पर जीती जाती है, या फिर एक बेहतर प्लान और एक तेज दिमाग किसी भी बड़ी से बड़ी सेना को घुटनों पर ला सकता है? इस लड़ाई का नतीजा तो अपना जवाब बिल्कुल साफ साफ देता है।